नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज योर रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से डालिए, दैट इज योर रेजोनेंस। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या समटाइम्स हम इसको कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर कॉन्जुगेशन। तो देखो रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब आपका सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। द फर्स्ट इज द सिस्टम शुड बी प्लेनर, उसमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए। प्लेनैरिटी कब आएगी, जब आपका मॉलिक्यूल sp या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब आपके मॉलिक्यूल का हर एक एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तभी सिस्टम आपका प्लेनर होगा। एंड उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो आपका सिस्टम है दैट कैन पार्टिसिपेट इन योर रेजोनेंस। तो किन किन केसेस में आपकी जो रेजोनेंस है दैट इज पॉसिबल। तो फर्स्ट पार्ट इज योर पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। तो इसमें आप देख सकते हो दैट इज अ पाई बॉन्ड, और ये भी आपका पाई बॉन्ड है। जो ये गिवन कंपाउंड है दैट इज योर एक्रोलीन, इसका कॉमन नेम क्या है आपका, एक्रोलीन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइज मतलब मूव कर रहे हैं। कहाँ पे मूव करेंगे, आप देख सकते हो कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन की तरफ जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव। तो उसको नलीफाई करने के लिए जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। तो जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज अ पाई टू पाई कॉन्जुगेशन, दैट मीन्स डबल सिंगल डबल, या आपका डबल सिंगल ट्रिपल हो, या ट्रिपल सिंगल ट्रिपल। तो अगर इस तरह से आपका कॉन्जुगेशन में है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिस्टम है, तो वो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, दैट इज फ्रॉम लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। इसमें आप देख सकते हो दैट ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और इसके साथ OH लगे, इसको बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आपका देखो सिस्टम क्या बन गया, लोन पेयर। लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद आ गया डबल बॉन्ड। तो अगर इस तरह का सिस्टम है, लोन पेयर सिंगल डबल, दैट कैन ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन योर रेजोनेंस। तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिंगल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। क्योंकि लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसी वजह से जो एटम लोन पेयर को डोनेट करता है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं उस पे चार्ज क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। सो दैट इज द सेकंड वेयर आपका कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होता है। थर्ड, पाई टू वेकेंट और बाइटल। देखो आपको पता है जो आपका CH2 है, इसमें क्या है, आपके 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें एक p ऑर्बिटल अभी वेकेंट है, तो उस p ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आपके कॉन्जुगेट कर सकते हैं। सो दैट इज अ पाई टू वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें वेकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होती है। दैट इज द थर्ड कैटेगरी। द फोर्थ वन, पाई टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज ये सिस्टम है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका अलाइल सिस्टम, दैट इज योर अलाइल सिस्टम। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो देखो नेगेटिव अंदर जाएगा और इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। So that is a system negative single bond double bond that also can perform resonance. That can also perform resonance. That is the fourth condition. The fifth and the most important,
दैट इज फ्रॉम लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लो भाई। देखो ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई कमेंट कर सकता है कि इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से कमेंट करो। कितने हैं भाई? तीन नहीं है, गलत। तीन तो बॉन्ड है मोनिका जी, तीन बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अभी भी इसके पास दो कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसके साथ वाले एटम से ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लेगा। तो जैसे ही ये लोन पेयर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इस कार्बन के। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि अगर किसी सिस्टम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो अनस्टेबल है, तो वो पहली कोशिश ये करता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग के थ्रू आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस विल शो अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो यहां से आपका जो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। दिस वन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज सेकंड में आपका ऑक्टेट कंप्लीट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट। फर्स्ट में आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां तक पॉइंट क्लियर आप लोगों को? क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर आप लोगों को? लास्ट पॉइंट में क्या है आपका, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि CH2 में अभी आपके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन को सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया? स्टेबल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं इसमें बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखिए एरोमेटिक के ऊपर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसको मैं ए लिख देता हूं, और नॉन एरोमेटिक में Na। तो देखो पहला पॉइंट क्या होता है एरोमेटिक में, द सिस्टम शुड बी साइक्लिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, सिस्टम शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, उसी पे लगेगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, प्लेनैरिटी, कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो शुड बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर एक भी एटम आपका sp3 हो गया तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक। अगर एक भी एटम आपका sp3 हो गया, दैट बिकम्स नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। अगर वो नॉन प्लेनर हो गया, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक। एंड द थर्ड कंडीशन, उसमें प्रॉपर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो इसका डिस्टिंक्शन पॉइंट है कि एरोमेटिक में क्या होता है, आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। व्हाट डज द हक्कल रूल से, कि अब आपके सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पे जो n की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई। या तो 2 पाई हो, 1 पुट करो 6 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। तो अगर आपके सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई या 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो आपका सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर आपके सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई या 12 पाई, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 4, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके एरोमेटिक, उसके बाद आते हैं आपके नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको बस इसमें ये चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड आपका स्टेबल है और कौन सा आपका लेस स्टेबल है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे
लीस्ट स्टेबल। साथ में अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, क्योंकि कंप्लीट नोट्स में जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट नोट्स में तभी भेज पाऊंगा। तो आप साथ में हेडिंग लिख लिया कीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आप उसको पढ़ पाए थोड़ी देर। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि इज इट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जल्दी से बताएं, जो ये कार्बन है मेरा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी से कमेंट करो। दैट इज योर sp3, नॉट sp, दैट इज योर sp3। इसमें दो हाइड्रोजन भी तो लगे हैं, तो sp3 हो गया, मतलब नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक आ गया भाई। तो आपको बस यही देखना है, अगर एक भी एटम आपको sp3 दिख जाए तो आप बोल दोगे सीधा दैट इज योर नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें सभी जो एटम्स हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ दो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो पाई मतलब एरोमेटिक कंडीशन है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज कर सकता है। सभी एटम्स आपके sp2 हैं, बट कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं टोटल? देखो दो ऊपर से दो यहां से, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। तो 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक है। फोर्थ की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं आपके टोटल? दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दो इसमें, दो इसके, 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितने हैं? देखो प्लस है, प्लस मतलब सभी sp2 हो गए। ऑल कार्बन आर sp2 मतलब प्लेनर है। यहाँ पे सिर्फ यही आपका जो बॉन्ड है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम विल बी एरोमेटिक, सिस्टम विल बी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस होने के कारण सभी एटम sp2 हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो दो, चार और दो, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम एरोमेटिक हो गया। लास्ट वाला बताइए जल्दी से सभी लोग, लास्ट वाला बताइए जल्दी से सभी लोग। इसमें ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp3, वेरी गुड। sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक। सो आई होप आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इफेक्ट इज योर रेजोनेंस इफेक्ट। वो गलती से लिखा हुआ है, दैट इज नॉट 6 पाई। वो 6 पाई नहीं है, वो गलती से लिखा हुआ है, उसमें 4 पाई ही है। नेक्स्ट लिखिए रेजोनेंस इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट भी आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं। दो तरह का होता है, -m, जिसको हम -r भी लिख देते हैं, और +m। माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो अपनी तरफ खींचे इलेक्ट्रॉन को, दैट आर यूर -m ग्रुप या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट को शो करते हैं। इनमें कौन से ग्रुप आते हैं? जिनमें आपकी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके -m इफेक्ट को शो करते हैं, जिसमें आपका नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, इन सभी में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अपनी तरफ खींचता है, दैट विल शोइंग -m इफेक्ट या -r इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
इस तरह के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो आपके होते हैं प्लस एम या प्लस आर ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वही तो डोनेट कर पाएगा। तो इस तरह के ग्रुप जिनमें आपके या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो, या तो आपके लोन पेयर प्रेजेंट हो, या जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह के आपके जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्लस एम इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमाइन है, नाइट्रोजन के ऊपर आपका लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट विल शो प्लस एम इफेक्ट। यहां से रेजोनेंस के थ्रू ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बट आपका जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट लगते हैं। पर आपका ध्यान रखना है कि जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है दैट इज मोर डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी वजह से हम आपके रेजोनेंस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो NH2 ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट तो शो करता ही करता है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ भी करता है। तो ये कंसेप्ट कब काम आएंगे? जब हम एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करेंगे, तब वहां पे ये चीजें काम आती हैं हमारी। डन? क्लियर है सभी को यहां तक? नेक्स्ट लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोल देते हैं, बिकॉज इस साइंटिस्ट ने ही इसको डिस्कवर किया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? आपको चेक करना है कि जो आपके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो आपके अल्फा कार्बन है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा आपके स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब भी आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से करते हैं। जितने ज्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस एल्कीन की अगर बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? दो हैं। अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस कार्बोकेटाइन के साथ अल्फा है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और उतने ही उस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके लिख लेना कि अगर आपका कार्बोकेटाइन आ गया, देखो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबल कौन करेगा? कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इसके चार्ज को कम करेंगे। किसी भी सिस्टम पे अगर चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसको चार्ज को मिनिमाइज या डिस्पर्स करने की कोशिश करनी है। तो आपके कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपके कार्बनाइन को स्टेबल कौन करते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि देखो कार्बनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, चार्ज आपका कम हो जाएगा, सिस्टम आपका स्टेबल बन जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को?
तो जल्दी से बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जल्दी से बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। लास्ट वाला। देखो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, तो इसमें टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा उतना ही स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। देखो हमारी आदत क्या होती है, हम देखते हैं इंडक्टिव। तो मैं बार बार बोलता हूं स्टेबिलिटी के लिए पहले अगर वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करो, उसके बाद इंडक्टिव पे जाओ, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपका लेस डोमिनेंट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करना है सबसे पहले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाएं। इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाएं। देखो ये आपका प्राइमरी कार्बन आयन है, दिस इज प्राइमरी। ये आपका टर्शरी है, ये आपका सेकेंडरी है। तो जो टर्शरी कार्बन आयन है, देखो यहाँ पे तीन तीन ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ गई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज इंटेंसिफाई हो गया। चार्ज क्या हो गया, इंटेंसिफाई, चार्ज बढ़ गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। चार्ज बढ़ेगा तो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा, तो 3 तो सबसे कम होगा। देन आपका आएगा सेकेंडरी। अब देखो दोनों प्राइमरी है, तो दोनों में से कैसे कंपेयर करोगे, दोनों में से कैसे कंपेयर करोगे, जो फर्स्ट वाला है इसमें साथ जिसके साथ कार्बन आयन है वो जिसके साथ अटैच्ड है, इसके पास दो ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जबकि जिस कार्बन आयन के साथ ये अटैच्ड है वो कार्बन आपका प्राइमरी है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब जो डी वाला है दैट इज मोर स्टेबल, जो आपका डी वाला है दैट इज मोर स्टेबल। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, तो टर्शरी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर आपको कार्बनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तो कार्बनाइन में ऑर्डर क्या होता है आपका, उल्टा आता है, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर आप लोगों को। ओके नेक्स्ट आता है आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो मान लीजिए आपका ये कंपाउंड एक एसिड है, लेट्स सपोज दिस इज एन एसिड। तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो जो उसका एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकाल दो। तो एसिडिक हाइड्रोजन H निकालने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं आपका कॉन्जुगेट बेस, उसको हम क्या बोलते हैं आपका कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जल्दी इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जितना कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल है उतना ही जल्दी वो बनेगा। जितना जल्दी बन रहा है दैट मींस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन उतना ही पॉसिबल है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा पॉसिबल है। और हाइड्रोजन अगर इजीली रिलीज हो रहा है तो दैट मींस उसका जो एसिडिक करेक्टर है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब भी आपको एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना आए तो आप वहां से कॉन्जुगेट बेस बना लो, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उसकी एसिडिटी ज्यादा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी क्या होगी आपकी, स्टेबल होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है, ये आपका एसिड ग्रुप है लेट्स सपोज, और मैंने एक ग्रुप लगाया जी। दैट डिपेंड्स कि जी आपका अगर मैं ले लूं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक बार मैं ले लूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरे ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं। और नेगेटिव चार्ज क्या आपका रेजोनेंस से डीलोकलाइज है। तो जो सिस्टम नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाएगा
नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो कौन से ग्रुप बताइए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप? कौन सा ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ेगी? यस, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, आपके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, सभी को क्लियर है यहां तक? जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। यहाँ पे देखिए ये एसिड है जो मैंने अभी बताया, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। सिमिलरली फॉर फिनोल, फिनोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से H निकालने के बाद ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, बट जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उस पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा जितना कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दैट आर मोर एसिडिक देन फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं आपके फिनोल से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो भी नेगेटिव चार्ज आता है वो ऑक्सीजन पे ही रहता है, दैट इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट अगर हम फिनोल की बात करें तो वो जब रेजोनेंस में जाता है तो नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, तो इसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को इतना जल्दी से होल्ड नहीं कर पाता। सो दैट इज वाई कॉन्जुगेट जो बेस होता है फिनोल का, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेट बेस, वो आपका कम स्टेबल होता है और इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम होती है। क्लियर है भाई? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैंने अभी समझा दिया ये आपको, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैंने करवा दिया। जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एसिडिटी का ऑर्डर लगा दें, एसिडिटी का ऑर्डर लगा दीजिए जल्दी से सभी लोग। विच वन इज मोर एसिडिक? किसमें फर्क है, सिर्फ एक ग्रुप का। विच वन इज मोर एसिडिक? कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका? फर्स्ट वन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, तो आपकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? दिस वन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ, देखो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? आपके डोनरेबिलिटी पे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर डोनरेबिलिटी। जितना डोनरेबिलिटी ज्यादा होगा बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो डोनेट तो कब कर पाएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही बेटर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जितना बेटर डोनेट करेगा उसका बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, उसमें डोनरेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए दिस इज योर एनिलीन, इसमें ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है आपका इथाइल, ये आपका क्या है, बेंजाइल अमाइन। इसमें जो आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सो दैट मींस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल हैं, इजिली डोनेट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो लेस अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। यहाँ पे देखिए ये भी डोनेशन के लिए अवेलेबल कम होंगे, बट यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी जो डोनेशन पावर है वो बढ़ जाएगी, डोनरेबिलिटी क्या जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें डोनर अबेशन का ऑर्डर क्या आएगा? सेकंड सबसे ज्यादा डोनर होगा, बिकॉज इसके जो लोन पेयर हैं वो इजिली अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। देन आएगा थर्ड, थर्ड किसकी वजह से? क्योंकि मिथाइल ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यस वेरी गुड रचना जी, गुड। तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा?
सेकंड सबसे ज्यादा, देन थर्ड, देन आएगा आपका फर्स्ट आएगा। क्लियर है पॉइंट? सभी को पॉइंट क्लियर है यहां तक? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? गुड। नेक्स्ट जल्दी से कंपेयर करो इनका बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके लोन पे sp2 में है, और यहाँ पे आपका sp3 है। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और बेसिक करेक्टर उतना ही कम होगा। तो इसमें sp3 में 25% एस करेक्टर है, जबकि sp2 में आपका 33% है। तो इसी वजह से थर्ड आपका सबसे ज्यादा डोनर होगा, क्योंकि ये इजिली डोनेट कर सकता है। अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका सेकंड। जो आपका फर्स्ट है दैट इज योर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो डीलोकलाइज होने के कारण वो आपके डोनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से कम अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन। तो अगर कम अवेलेबल होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? कम होगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी से क्लियर सभी को? नेक्स्ट एक पॉइंट ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको पास अमीन गिवन है 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी अमीन्स गिवन है, तो अगर वो सिंपल गैस फेज में है तो आपका टर्शरी अमीन, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये उनके डोनरेबिलिटी का ऑर्डर होगा गैस फेज में, दैट इज इन द गैस फेज। बट अगर आप वाटर सॉल्वेंट में एक्वस फेज में बात करते हो तो ऑर्डर में चेंजेस आते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स लगते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और आपका स्टेरिक फैक्टर लगते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर आपके ऑपरेट होने के कारण इनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। तो एक्वस फेज में आपका ऑर्डर क्या आता है? सेकेंडरी सबसे ज्यादा, देन आता है आपका प्राइमरी, देन आपका आता है टर्शरी, देन आता है आपका अमोनिया। ये ऑर्डर कब आएगा? जब आपका जो ग्रुप है आर वो आपका मिथाइल है। अगर आपका आर ग्रुप इथाइल हुआ तो ऑर्डर क्या आता है आपका? सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी, देन आपका अमोनिया। अगर आपका आर ग्रुप क्या है? इथाइल है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपका आर ग्रुप क्या है? अमोनिया, सॉरी इथाइल। और अगर आपका आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो इसमें जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर आता है दैट इज योर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, then tertiary, then ammonia. That is very important point. नोट कर लिया सभी ने? 3 फैक्टर्स की वजह से ये इफेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट कर दे भाई, यहां तक क्लियर है सभी को?